फॉर कैलकुलेशन हमने अब तक ये पढ़ लिया कि बैड डेट को रिकॉर्ड कैसे करना है, हमने ये पढ़ लिया कि बैड डेट को रिमूव कैसे करना है, रिकवरी मैंने अभी तक नहीं आपको पढ़ाई, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि बैड डेट निकालना कैसे है। बैड डेट निकालने का तरीका क्या होता है, अब जरा ये चीज समझ लेना। When calculating and accounting for a movement in allowance for receivable, the following steps should be taken. जब आप इररिकवरेबल डेट्स के अलाउंस को कैलकुलेट कर रहे होते हो तो आपको कुछ ये वाले काम करने हैं। पहली चीज, जो इररिकवरेबल डेट्स है उनको तो राइट ऑफ करो आप अपने रिसीवेबल्स में से, उनको आप अपने रिसीवेबल्स में से राइट ऑफ करो। कैलकुलेट रिसीवेबल बैलेंस आफ्टर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद आप अपना रिसीवेबल का बैलेंस कैलकुलेट करो। स्पेसिफिक अलाउंस को अलग कर दो। स्पेसिफिक अलाउंस से क्या मुराद है, वो तमाम रिसीवेबल्स जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस लगना है उनको आप पहले अलग करो। मैं आपको स्टेप्स समझाऊं उससे बेहतर है कि एक सवाल भी साथ साथ कर लेते हैं। अज्यूम करो कि मेरे रिसीवेबल्स थे 10 लाख। मेरे रिसीवेबल्स कितने थे? 10 लाख। अब हुआ कुछ ये कि मेरे जो पूरे साल में बैड डेट्स राइट ऑफ हुए वो थे 1 लाख। वो कितने थे? 1 लाख थे। तो मैंने 1 लाख रुपए पहले माइनस कर दिए, मेरे पास रिसीवेबल कितने बचे? 9 लाख बचे। अब इस 9 लाख में से 2 लाख के रिसीवेबल वो हैं जो स्पेसिफिक हैं और 7 लाख रिसीवेबल्स जनरल हैं। मैंने अपने टोटल रिसीवेबल को स्पेसिफिक और जनरल में तोड़ दिया। अब स्पेसिफिक पे अलग अलाउंस लगाऊंगा, जनरल पे अलग अलाउंस लगाऊंगा। डिडक्ट द डेट स्पेसिफिकली अलाउड फ्रॉम द रिसीवेबल बैलेंस। Be sure to deduct the full amount of debt rather than the amount of specific allowance. तो इसने क्या कहा कि आप पूरा का पूरा जो स्पेसिफिक डेट है उसको माइनस करो, सिर्फ अलाउंस को माइनस नहीं करो। आपने पूरा का पूरा स्पेसिफिक डेट माइनस कर दिया अपना। जैसे 9 लाख में से मैंने 2 लाख स्पेसिफिक डेट माइनस कर दिया और 7 लाख का जो मेरा डेट था वो अलग रख दिया। Multiply the remaining receivable balance by the general allowance percentage to give the general allowance required. मैं कहता हूं जनरल अलाउंस है मेरा 2% का। कितना है? तो 7 लाख का 2% मेरा जनरल अलाउंस कितना बना? 14,000 का मेरा बन गया जनरल अलाउंस। ये चीज समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। एड द स्पेसिफिक एंड जनरल अलाउंस रिक्वायर्ड टुगेदर। मैंने स्पेसिफिक अलाउंस अभी नहीं निकाला। स्पेसिफिक अलाउंस कैसे? भाई ये 2 लाख है, इसका स्पेसिफिक अलाउंस बनता है लेट्स जस्ट से 20%। तो ये कितना हो गया? 40,000। अब ये 40 और 14,000 इन दोनों को मैं करूंगा ऐड। मेरा टोटल अलाउंस कितना बन गया? 54,000। मेरा टोटल अलाउंस कितना बन गया? 54,000। कंपेयर टू द ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस। मैं कहता हूं मेरा ओपनिंग अलाउंस था 45,000 का। मेरा ओपनिंग था 45, मुझे करंटली चाहिए कितना? 54। इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 9,000 से इंक्रीज कर दिया मैंने। दैट इज द इंटायर वर्किंग ऑफ योर बैड डेट्स। ये कैलकुलेशन आप करते हो बैड डेट्स में, यही कैलकुलेशन आप एग्जाम में भी करोगे, सेम कैलकुलेशन। आखिरी चीज है हमारे पास एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस क्या होता है? Where credit facilities are offered, it is normal for a business to maintain an aged receivable analysis. Aged receivable analysis basically कहलाता है कि आपका कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना हो गया है। कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना हो गया, ये क्या कहलाता है? आपका एजेड रिसीवेबल एनालिसिस। Analysis is usually a list ordered by name showing how much each customer owes and how old their debts are.
आप ये देखते हो कि आपका कौन सा कस्टमर कितना पुराना है, उसका नाम क्या है, और उसने आपके कितने पैसे वापस करने हैं। The credit control function of a business uses the analysis to keep track of outstanding debts and follow up any that are overdue. Aged receivable analysis का सबसे मेन रीजन to keep track to keep track of all receivables and to recover the amount as per need. मुझे पता होना चाहिए कि भाई किस किस बंदे से मैंने पैसे लेने, मुझे पता होना चाहिए कितने कितने पैसे लेने, और मुझे पता होना चाहिए कि कब इसको फॉलो अप करना है। अब अगर एक बंदा है जिसको मैंने क्रेडिट फैसिलिटी दी है कि 30 दिन में मैं उसका 30 दिन के अंदर मैं उसका क्रेडिट जो है वो खत्म कर दूंगा, और अगर वो मुझे 30 दिन के अंदर उससे पैसा रिकवर करना है, अगर मुझे 30 दिन के अंदर उससे पैसा रिकवर करना है, तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी कि मैं हर 10 दिन के बाद उसको कॉल करके तंग करता रहूं कि भाई पैसे, भाई पैसे, भाई पैसे, ताकि वो 30 दिन के अंदर मेरे पैसे दे दे। मेरी पहली कोशिश ये होगी। टाइमली कलेक्शन ऑफ डेट्स improve cash flow and reduces the risk of them becoming irrecoverable. जब एजेड एनालिसिस मैं कर रहा हूं तो मुझे पता होगा ना किस बंदे से पैसा लेना है, और मैं टाइमली उससे पैसे लूंगा भी। और फिर जब मैं टाइमली पैसा ले रहा हूं तो इससे मेरा जो रिस्क है फॉर बैड डेट वो रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज समझ आती है। When using this method, different rates are applied on debt depending on the time for which they have been outstanding. अब जब मैं एजेड एनालिसिस यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा अलाउंस बनाने का जो तरीकेकार होता है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक या जनरल अलाउंस नहीं होता, यहाँ पे अलाउंस बनता है टाइम बेस्ड। यहाँ पे अलाउंस होता है टाइम बार्ड। टाइम बार्ड अलाउंस क्या होता है, जरा ये चीज समझना। टाइम बार्ड अलाउंस का मतलब ये होता है कि मैं कहता हूं वो डेट्स जो 1 दिन से लेकर 60 दिन तक के पुराने हैं, उन पर 1% अलाउंस लगेगा। जो 61 दिन से लेकर 90 दिन तक के हैं, उन पर 1.5% लगेगा। जो 91 दिन से लेकर 120 दिन तक है, उन पर 2% अलाउंस लगेगा। तो यहां पर मैंने किया क्या, यहां पर मैंने अलाउंस के डिफरेंट बैंड्स बना दिए। यहां पर मैंने अलाउंस के डिफरेंट बैंड्स बना दिए। ये चीज उनको ज्यादा समझ आएगी जो लेबर कॉस्टिंग में ऑलरेडी डिफरेंशियल पीस वर्क पढ़कर आए हैं। हम डिफरेंट बैंड्स पे बात कर रहे हैं। अब कोई मेरे पास अलाउंस है जो 60 दिन से पहले का है। अज्यूम करो कि वो अलाउंस है मेरे पास 4.5 लाख, जिसको अभी 1 से 60 दिन हुए हैं, या अभी 60 दिन मुकम्मल नहीं हुए। वो अलाउंस जो 60 से 90 दिन का हो गया, वो है मेरे पास 2.5 लाख। और वो अलाउंस जो मेरे पास 90 से 120 दिन का हो गया है, वो कितना है मेरे पास, 3 लाख। तो अब मैं अलाउंस कैसे बनाऊंगा, अब मैं अलाउंस बनाऊंगा 4.5 पे 1%, यानी कि 4500 यहां आ गया। 2.5 लाख पे 1.5%, 3750। और फिर 3 लाख पे 2%, विच इज 6000। तो मेरा जो अलाउंस बना टोटल वो कितना है, 14,250। ये मेरा अलाउंस बन गया। अब ये वो अलाउंस है, ये वो अलाउंस है जो मेरा जनरलाइज है। यहां पर मैंने स्पेसिफिक नहीं किया। आप जब एजेड एनालिसिस बना रहे होते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है
टू गो फॉर जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस। और जब जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस आ जाएगा तो फिर वैसे ही करोगे, 10 लाख में से पहले तो आप स्पेसिफिक अलाउंस को अलग करोगे, जो रिमेनिंग है फिर उसको टाइम बेस्ड आप अलाउंस बना दोगे उसका। सही, आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ योर बैड डेट्स। किसी का कोई भी सवाल होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।